back to the channel. Let's crack it. Hope you all are doing well. So today is a day 14th video on the MCQs test series of business study. So ये हमारा कंटिन्यू वीडियो है जो हमारा चल रहा था CBSE सैंपल पेपर की रिवीजन पर. So 20 MCQs को कल हमने रिवीजन किया था, 20 हम आज करेंगे और 20 कल करेंगे और इस तरीके से 60 के 60 MCQs हम इन 3 दिन में, लास्ट 3 दिन में रिवीजन हमने करने हैं. इसी तरीके से हमने 15 दिन का टारगेट लेकर चले थे कि बिजनेस स्टडी की सारी रिवीजन करेंगे और इस तरीके से हमारी रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगी. होप आपको ये लेसन्स अच्छे लग रहे हैं. अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, विद दिस बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन विद टाइम मिलती रहे. So question start करते हैं. Question number 21. Dash is a process of classification of product into different groups on the basis of some important characteristics such as quality, size, etc. तो देखिए हमें बताना क्या है ऐसा प्रोसेस जिसकी क्लासिफिकेशन जो है हम कैसे कर पाए प्रोडक्ट ऑन द डिफरेंट ग्रुप के बेसिस पर कुछ सम करेक्टर स्केचेस बताए हैं. कैसे करेक्टर स्केचेस? लाइक क्वालिटी, साइज, ऐसे कुछ करेक्टर स्केचेस के बेसिस पर हम डिफरेंट ग्रुप्स में उनको बांट सके, ऐसा प्रोसेस हमें बताना है. तो दैट प्रोसेस इज ग्रेडिंग. सो आंसर इज ग्रेडिंग. तो देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ग्रेडिंग इज अ प्रोसीजरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिसिमिलर ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स में हमें उसे बांटना होता है कभी भी किसी प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वालिटी, साइज. डिफरेंट ग्रुप्स में जब हम उनको बांटते हैं तो उसे बोला जाता है ग्रेडिंग. क्लियर? सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. The sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but they may affect its performance is known as. So answer is business environment. तो देखिए business environment क्यों? क्योंकि business environment कौन सी चीज होती है? That indicate aggregate of total of all people, organization. ये सब क्या है? People, organization और individuals. क्लियर? इंडिविजुअल्स को बोलते हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशंस. क्लियर? HUF, ये सारे लोग जो है वो क्या है? इंडिविजुअल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं. और कुछ और फोर्सेस जो आउटसाइड द कंट्रोल होती हैं बिजनेस के, जिसे हम मैक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं, जो दैट में अफेक्ट द परफॉर्मेंस, जो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस को, और उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट. और ये भी उसकी ही डेफिनेशन लिखी गई है. क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. Name the concept that refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior and determines the number of levels of management in the organization. तो देखिए हमें बताना क्या है? एक ऐसे कंसेप्ट का नाम बताना है. इसका मतलब क्या है? जिसमें क्या होता है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके एक सुपीरियर के द्वारा, और जिसमें हम डिटरमाइन कर सके कि नंबर ऑफ लेवल्स जो है मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं. क्लियर? लेवल्स कितने बनाने हैं ये डिसाइड कर पाए. तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट होता है? ये कंसेप्ट का नाम क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. हमने पढ़ा था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, हमने क्वेश्चन भी किया था यही सेम ऐसा क्वेश्चन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग के रिगार्डिंग, जिसमें क्या होता है कि एक सुपीरियर है, वो कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है एक टाइम पर. जैसे जैसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? उससे जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर? उसका जो लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे. क्लियर? हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था ऑलरेडी, ये क्वेश्चन कर चुके हैं. तो इसका मीनिंग ये साफ साफ लिखा गया है. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक सुपीरियर के द्वारा अच्छे तरीके से कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेज किए जा सकते हैं. क्लियर? So question number 24. आगे बढ़ते हैं. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. Identify the principle of scientific management being discussed. तो देखिए FW टेलर यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसने प्रिंसिपल्स बनाए थे किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के. तो ये वन ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के बारे में एक चीज बताई गई है कि टेलर बिलीव करता है दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड, एक ही बेस्ट मेथड है
to maximize the efficiency. This method can be developed through the study and analyze. और ये जो मेथड है सिर्फ स्टडी और एनालाइज से ही किया जा सकता है. जब स्टडी और एनालाइज की बात आ गई तो तब क्या आ गई, थिंकिंग की बात आ गई. जब थिंकिंग की बात आ गई तो तब क्या है, साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स की बात आ गई. हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चलेगा, ऑलरेडी इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं मैनेजमेंट के चैप्टर में. तो तब हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चलेगा, साइंटिफिक और रिसर्च मेथड्स अडॉप्ट किए जाएंगे. तो जब साइंटिफिक अडॉप्ट किए जाएंगे मेथड्स तो तब क्या बन जाता है हमारा प्रिंसिपल साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब. बिकॉज रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड करना. प्रीवियस जो हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं अपने प्रीवियस पास्ट लर्निंग से, उनको अप्लाई करा नहीं जाता, क्योंकि रूल ऑफ थंब वही होता है. साइंस होता है प्रॉपर स्टडी और एनालाइज, पढ़ा जाता है चीज को तो तब अप्लाई किया जाता है, उसे बोलते हैं. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 25. सो 24 तो हो गए, अब 25 पर चलते हैं और सेक्शन बी भी स्टार्ट हो गया आपका, क्योंकि हमने कल देखा था 24 क्वेश्चंस आर इन दी सेक्शन ए, अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 25. India has launched its most advanced geo imaging satellite, which will allow better monitoring of the subcontinent, including its border with neighboring countries, by imaging the country 4-5 times a day. And the satellite is capable of near real-time monitoring of flood, cyclones, the factor constituting the business environment being discussed above is. तो हमें ये बताना है कौन सा फैक्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट का. तो देखिए बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स लिखे गए हैं यहाँ पर ऑप्शन में और हमें बताना है आंसर क्या है. देखते तो आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसमें अब यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी की बात की गई है. जियो इमेजिंग सैटेलाइट्स, एक नई टेक्नोलॉजी जब आ जाती है, टेक्नोलॉजी की जब बात आ गई, तो जब टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. क्योंकि कभी भी अगर किसी भी नई टेक्नोलॉजी को के बारे में बात की जा रही हो, कि चेंजेस की बात की जा रही हो, कि या फिर प्रीवियस टेक्नोलॉजी को चेंज करके उसको रिप्लेस किया जा रहा है टेक्नोलॉजी में, नई टेक्नोलॉजी के चेंज में या न्यू टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन में बात की जाती हुए, तो तब उसके आने से प्रीवियस हमारे पास जो मेथड्स होते हैं उनको इम्पैक्ट होता है, बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है. तो इसीलिए ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बन जाता है. क्लियर? सो आंसर इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 26. Which step is process of planning will precede the step in which the manager is required to make certain assumptions about the future, which are the base material upon which the plan are drawn. तो देखिए हमें ये बताना है कौन सा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में अब बहुत सारे स्टेप आ जाते हैं. लाइक फर्स्ट स्टेप हमारा होता है बीइंग अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयरनेस रखना, फिर एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्स, देन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस, डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, लाइक दैट. बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे इसके प्लान्स होते हैं. क्लियर? सो स्टेप्स होते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में. वन ऑफ द स्टेप बताना है जो प्रिसीड करता है, एक ऐसे स्टेप को प्रिसीड करता है, हमें बताना है जिसमें क्या बोला जाता है, द स्टेप इन विच मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन, जिसमें मैनेजर कुछ सर्टेन अजम्पशन अबाउट फ्यूचर लेकर चलता है, विच आर बेस मटेरियल अपॉन द प्लान्स आर ड्रॉन. जो किसके बेस पर होते हैं, मटेरियल, उस मटेरियल पर होते हैं जैसे हमने प्लान ड्रॉ करने हैं. तो इसके बारे में पहले बात करते हैं. तो देखिए जो ये लाइन लिखी है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये बात कर रहे हैं प्लानिंग प्रीमिसेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में, प्लानिंग प्रीमिसेस के प्रोसेस के बारे में. क्लियर? प्लानिंग प्रीमिसेस होता क्या है, इन विच द कंडीशन अंडर विच द प्लानिंग एक्टिविटीज आर टू बी टेकन, जिसमें प्लानिंग एक्टिविटीज अंडरटेक किए जाते हैं. और प्लानिंग प्रीमिसेस जो होती है क्या होती है, आर अजम्पशंस अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच द प्लान्स आर टू बी कैरिड आउट. प्लानिंग प्रीमिसेस क्या होते हैं, अजम्पशंस होती हैं जिनमें एनवायरनमेंट के प्लान्स जो है वो कैरिड आउट किए जाते हैं. और प्लानर नीड टू बी रियलिस्टिक होना चाहिए, उसे इमेजिनेशन नहीं चलेगा यहाँ पर. फोरकास्टिंग टू डेवलप द प्लान प्रीमिसेस, इसमें क्या है,
वो जैसे यहाँ पर लिखा है बेस मटेरियल अपॉन द प्लान्स आर ड्रॉन, तो वही चीज को ये कर रहे हैं फोर्स की रियलिस्टिक चीजों को लेकर चलना है, फोरकास्ट करना है। क्लियर? इमेजिनेशन नहीं चलेगी, तो ये वही चीज को बोल रहे हैं। सो इसका मतलब ये चीज जो लाइन लिखी है ये तो डिपिक्ट कर रही है किसको? प्लानिंग प्रीमिसेस को। तो अगर ये प्लानिंग प्रीमिसेस है तो इससे प्रीसीडिंग प्रोसेस कौन सा है, स्टेप कौन सा है, ये बताना है। तो अगर आपको प्लानिंग के सारे स्टेप्स पता है तो प्रीसीडिंग यानी कि पहले वाला, इसके पहले वाला तो इजीली बता पाओगे। तो ये हमारा होता है थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप ये होता है प्लानिंग प्रीमिसेस का। तो सेकंड स्टेप कौन सा होता है? एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल। सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज द आंसर। क्लियर? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है आफ्टर एस्टैब्लिशिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी डेवलप प्लानिंग प्रीमिसेस। क्लियर? सो आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए जाना है कि क्वेश्चन कभी कभी डीपली भी आ जाता है और कभी कभी सीधा भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली था, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़कर जाना है। अकेले नाम ही याद नहीं करने, उनके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? So question number 27. Availability and affordability of the product were considered to be the key to the success of firm. Identify the concept of marketing management highlighted by this statement. तो देखिए हमने कुछ कंसेप्ट किए थे, 5 हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट थे जो हम ऑलरेडी वीडियोस में कर चुके हैं। और उनमें से ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो बताता है कि अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पर ध्यान देता है? ऐसा कौन सा है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पर? तो वो कंसेप्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि ये क्या है? इट इज द वन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, जिसमें क्या होता है, ये बेस्ड होता है ऑन द अजम्पशन दैट कंज्यूमर आर प्राइमली इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट विच आर असेसिबल, यानी कि अवेलेबल है और अफोर्डेबल है, जिनको हर एक नॉर्मल पर्सन खरीद सकता है और उसके पहुंच में है। क्लियर? तो जब भी किसी के पहुंच में कोई प्रोडक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर मेनली लो प्राइस के ऊपर फोकस दिया जाता है। तो जब लो प्राइस की बात आती है तो नाम कौन सा आ जाता है कंसेप्ट का? प्रोडक्शन कंसेप्ट। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। Aiming to revive Jammu and Kashmir's attraction as a top location for film shooting, the Jammu and Kashmir Film Policy 2021 offers a host of incentives to the filmmakers, such as subsidies and the low long-term interest rate for film and parodic and certain other themes shot in Jammu and Kashmir for giving work opportunity to local artists, etc. This will have an impact on business enterprise in the state. Which component of the business environment is highlighted above? ये बताना है हमें। तो देखिए जैसे कि बहुत बड़े बड़े केस स्टडी आते हैं, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं हमें ध्यान किस पर देना है, ऐसे लाइंस पर जो केस स्टडी में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आंसर देने के लिए काफी हो। तो देखिए आंसर तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन क्यों है ये आंसर वो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसको डिवाइड किया जाता है दो चीजों में, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इज रिलेटेड विद द इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसमें आपके कस्टमर, सप्लायर, बहुत सारे और लोग आ जाते हैं। क्लियर? जिनका इफेक्ट तो करता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर होता है? मैक्रो इन्वायरमेंट का होता है, विच अफेक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी पर जिसका इफेक्ट होता है, ऑल इट्स पार्टिसिपेंट्स पर। क्लियर? जिसमें क्या इंक्लूड होता है? सच थिंग्स लाइक इंटरेस्ट रेट्स, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, currency exchange rate, consumer discretionary income, saving rates, consumer confidence level, unemployment rate, recession, depression। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सब्सिडीज एंड लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। यही चीज काफी है आपको समझने के लिए। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ये पार्ट है, किसका? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। तो इजीली आपको ये आंसर बताने के लिए यही चीज काफी थी। तो आपको पूरा का पूरा केस स्टडी समझने का जरूरत नहीं होता पेपर में, इतना टाइम भी नहीं होता एक्चुअल में। क्लियर?
सो वैसे तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है कि शूटिंग के लिए उनको जम्मू कश्मीर में पॉलिसी ऑफर की जाती है, इंसेंटिव ऑफर किया जाता है कि फिल्म मेकर के लिए आपको सब्सिडीज प्रोवाइड किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो है लो प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं उनको, तो इस वजह से वो प्रेफर करते हैं वहां पर। क्लियर? यहाँ पर इसका आंसर, यही चीज काफी थी आंसर बताने के लिए। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 29, the Topper Group is looking to make a foray into manufacturing of semiconductors, and it has set up a business to seize the business opportunity and add to its prospects in the long run. The company has already pivoted into a number of new projects like electronics, 5G network equipment, as well as semiconductors, which economic objective of मैनेजमेंट डज द बिजनेस सीक टू फुलफिल। तो देखिए, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सिर्फ एक ही लाइन काफी होती है बड़े बड़े केस स्टडी में आंसर बताने के लिए। कोई ही ऐसा केस स्टडी होता है जिसमें हमें सारे को समझने की जरूरत होती है। अब इसमें तो बहुत ही इजी से बता दिया कि जो टाटा ग्रुप है, टॉपर ग्रुप है, सॉरी, द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक फ्राई इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स। वो मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर्स को। क्लियर? तो it has set up a business, seize the business opportunity and add to the prospect in the long term। वो हर एक, अब याद रखिएगा, चाहे तो बिजनेस ऑब्जेक्ट जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट, एफिशिएंसी, ये चारों के लिए प्रॉस्पेक्ट इन द लॉन्ग रन जरूरी होता है। लेकिन अब इसमें ये जो चीज इन्होंने ऐड कर दी ना, तो कंपनी हैज ऑलरेडी पाइवेटेड, जो ऑलरेडी बन चुकी है उसमें जो है वो इनटू द नंबर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G इक्विपमेंट्स, एज वेल एज सेमीकंडक्टर्स। ये चीजें जो ऐड की जा रही हैं, ये सभी चीजें किसका हिस्सा है? ग्रोथ का हिस्सा है। ग्रोथ का एक्चुअल में मीनिंग ही यही होता है, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ग्रोथ कैन बी मर्ज्ड बाय सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है तो ऑलरेडी एक बनी हुई कंपनी में, तो तब वो पार्ट बन जाता है किसका? ग्रोथ का। ये याद रखिए। सो आंसर इज ग्रोथ। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 30, product cost set the lower limit of the price, the utility provided by the product and the intensity of the demand of the buyer sets the upper limit. So in case of inelastic demand, the total revenue dash when price increases। तो अब इकोनॉमिक्स की याद आ गई होगी आपको। तो बहुत ही वैसे कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी है लेकिन। तो देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं पहले इसका। प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस। प्रोडक्ट जो है लोअर लिमिट सेट करता है प्राइस की, ये बता दिया। क्लियर? तो प्राइस जो है लोअर लिमिट सेट करता है, और यूटिलिटी और उसकी डिमांड जो है वो बोलते हैं कि उसकी अपर लिमिट सेट करता है। लाइक लोअर लिमिट कैसे कि प्राइस कॉस्ट जो है, जो कॉस्ट है वो लोअर लिमिट एक्चुअल में सेट करता है प्रोडक्ट की कॉस्ट। क्लियर? प्राइस नहीं। लोअर लिमिट कॉस्ट कैसे सेट करता है? कॉस्ट है, उसको बनाने में कॉस्ट पड़ी 5 रुपए की या 15 रुपए की, 15 रुपए की कॉस्ट पड़ी। हम बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट को, तो हम मिनिमम उसका जो है मिनिमम, क्योंकि 15 रुपए में बेचेंगे तो कॉस्ट उसको बनाने में और बेचने में कोई फर्क नहीं रहा, तो मिनिमम कॉस्ट रखेंगे बेचने के लिए, सेलिंग प्राइस रखेंगे 16। तो ये मिनिमम है, लोअर लिमिट सेट कर दी प्राइस की। क्लियर? और दूसरी तरफ जो है, एक मार्केट में प्रोडक्ट 15 रुपए की उसको कॉस्ट पड़ रही है और उसकी इतनी सारी डिमांड है, बहुत ही डिमांड है उसकी, तो वो उसका ऑब्वियसली प्राइस जो है हाई रखेगा, सेट करेगा। हाई कैसे? तो वो उसका 50 रुपए भी कर सकता है, 100 रुपए भी कर सकता है सेट, क्योंकि लोगों को चाहिए वो प्रोडक्ट। तो लोगों को चाहिए तो वो किसी भी प्राइस पर खरीदेंगे ना उनको। तो उसने क्या किया? अपर लिमिट सेट कर दी। तो इसी चीज को अब थोड़ा सा उन्होंने घुमा कर पहले एग्जाम्पल दे दी, तो बाद में बोल दिया कि इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड में टोटल रेवेन्यू क्या होता है व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस। अब एक बात याद रखिएगा, इनइलास्टिक क्या होता है? इकोनॉमिक्स में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसमें प्राइस का थोड़ा सा भी चेंज होने में डिमांड में बहुत सारा चेंज आता है। क्लियर? हम ऑलरेडी थोड़ा सा प्राइस बढ़ा तो डिमांड गोज टू द इंफिनिटी, हम ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं। इनइलास्टिक इज व्हाट?
क्लियर, ऑलरेडी चीज हम ऑलरेडी +1 में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू के साथ अब हमें क्या करना है, प्राइस का कंपैरिजन करना है। तो रेवेन्यू विल इंक्रीज हो जाएगा जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू विल गॉट फॉल व्हेन प्राइस इज रिड्यूसेस, जब प्राइस कम हुआ रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है। क्लियर, ये बात हमेशा याद रखिए। तो इस वजह से यहाँ पर राइजेस आ जाएगा। क्लियर, आंसर विल बी ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. A manager is in conscious manner has to ensure that even where member of a department willingly cooperate, coordinate, gives direction to the willing spirit. The correct sketches of coordination being highlighted above. तो हमें coordination का करेक्ट स्केच बताना है कौन सा है। तो ये आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन है, क्यों है, बिकॉज as every manager tries to coordinate the activity of the organization, हर एक मैनेजर क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। टू अवॉइड, किसके लिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, चॉइस को अवॉइड करने के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड, और कोऑर्डिनेशन के बिना किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटी को और यूनाइट, इकट्ठे और इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर जो होते हैं डेलिब्रेट होते हैं टू परफॉर्म एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ये याद रखिएगा, इसी वजह से वो क्या होते हैं, डेलिब्रेट होते हैं। उनको इतनी चाहत होती है कि वो एक मतलब कोऑर्डिनेशन करके रखें। ये हमेशा याद रखिए। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। दो स्टेटमेंट दे दिए, तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी हमने इकोनॉमिक्स में किए थे लेकिन इसमें कम किए थे। तो स्टेटमेंट में क्या है कि बोले जा रहे हैं अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेटेड होती है, और दूसरी तरफ बोल दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन हमने किया था लेकिन स्टेटमेंट वाइज नहीं किया था, फर्क इतना था। जैसे कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सबसे पहले ऊपर क्या होती है, अथॉरिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और लास्ट आती है अकाउंटेबिलिटी। ये हम ऑलरेडी चीज कर चुके हैं। तो ये एक इनका प्रोसेस होता है, और अथॉरिटी जो है हमेशा डेलीगेट होती है टुवर्ड्स द डाउन लेवल। क्लियर, नीचे वाले लोगों के साथ अथॉरिटी जो होती है डेलीगेट शेयर की जाती है, लेकिन कभी भी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती, कभी भी नहीं होती। कभी भी वो डेलीगेट नहीं करता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे वाला पर्सन टॉप लेवल के साथ, ना ही अकाउंटेबिलिटी की जा सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत है तो वो स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो अथॉरिटी डेलीगेट होती है, ना कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33। द सीईओ ऑफ राधे साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड Mr. Kumar wants to maximize output from the employees at a competitive cost. On the other hand, Ramakant, an employee of the company, wants to get maximum salary while working at the lease. The principle of management given by the FOIL being violated by the Ramakant is. तो हमें ये बताना है कि principle of जो management है FOIL का, हेनरी FOIL का, कौन सा वायलेट किया जा रहा है by the Ramakant। अब देखिए सिर्फ एक ही लाइन काफी इसका आंसर बताने के लिए। ऑलरेडी मैं ये चीज बता चुकी कि हर लाइन में ऐसा होता है, हर क्वेश्चन में एक्चुअली होता है। हमें सिर्फ रामाकांत वाला केस देखना है, क्योंकि रामाकांत के बारे में पूछा गया है। रामाकांत क्या कह रहा है, एज एन एम्प्लॉय, वो एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी wants to get maximum salary while working the least. कम से कम काम करके उसे मैक्सिमम सैलरी चाहिए एज एन एक एम्प्लॉय को। क्लियर, एज एन एम्प्लॉय रामाकांत बोल रहा है। लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम सैलरी विद लीस्ट वर्क इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप जनरल इंटरेस्ट के खिलाफ है। एक पर्सन को ऐसा करके बाकियों के साथ तो ना इंसाफी है ना। Because Ramakant want to get the maximum salary while working the least, doing so would not be a general interest of the firm. ये general interest नहीं है, it would be lose of its competitiveness. ये competitiveness को lose कर देगा if it continues to pay too much to its employees. कंपनी जो है अगर बहुत सारा पैसा एक ही पर्सन को ऐसे देता जाएगा तो वो कॉम्पिटिटिवनेस को तो लूज कर देगा ना, कंपटीशन को खत्म कर देगा एम्प्लॉयज के बीच में।
This means it is violating the principle of subordination of individual interest to the general interest, क्योंकि individual interest जो होता है पहल किसको दी जाती है, जनरल इंटरेस्ट को दी जाती है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। क्लियर? सो ये इस प्रिंसिपल को वायलेट किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है बाय द रामाकांत। क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज करना इनटू द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज डिपार्टमेंटाइजेशन। सो सेकंड स्टेप है डिपार्टमेंटाइजेशन और थर्ड स्टेप होता है एलिगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है थर्ड। तो पहले असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज जो है थर्ड, और फोर्थ होता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये हमारा एक प्रोसेस बन गया। तो फर्स्ट इज सी, नेक्स्ट इज बी, और नेक्स्ट इज ए, और नेक्स्ट इज डी। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द प्रोडक्शन। तो मैंने ऑलरेडी ये चीज आपको बताई होगी, स्टेप्स को बहुत अच्छे से याद करके चाहिए कि ये स्टेप्स जरूर आते हैं पेपर में। क्लियर? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड, a firm manufacturing ready-made garments for men, has an objective to increase production by 10%, but the sales department does not approve of the increase in production. Clear? Still, changes are brought about in the product to incorporate latest fashion. These kind of conflicts bring to light the follow importance of the force that can help to accomplish the linking of the activities of various departments. So देखिए, जैसे कि हर एक केस स्टडी में हम देखते हैं कि एक ही लाइन काफी होती है आंसर को बताने के लिए, इतना सारा समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? अब इसमें ध्यान से देखिएगा, गारमेंट फॉर मेन बना है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है कि वो उसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 10%। उसने अपना ऑब्जेक्टिव रख लिया, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अप्रूव ही नहीं कर रहा ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। टिल चेंजेस आर ब्रॉट, फिर भी चेंजेस किए जाते हैं अबाउट इन द प्रोडक्ट टू इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट फैशन को मुद्दे रखते हुए, फिर भी चेंज किए गए। तो ये जो काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट है, ब्रिंग लाइट, किस इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स पर लाइट देता है कि कौन सा होना चाहिए टू हेल्प अकॉम्प्लिश द लिंकिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, कि ये डिपार्टमेंट जो है अलग अलग एक्टिविटीज जो हो इनकी लिंक हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो क्या होता है कि हमने ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है फंक्शनल डिपार्टमेंटाइजेशन, जो इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग इंटरडिपेंडेंस डिपार्टमेंट, कि अपने अपने डिपार्टमेंट में वो अपना अपना डिसीजन लेंगे, कोई दूसरा वाला उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये चीज किस में होती है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन में। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन का ये पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेल्स डिपार्टमेंट इंटरफेयर कर रहा है, और ये कंफ्लिक्ट जो है किस पर लाइट देता है? ये लाइट देता है टू दी कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंटाइजेशन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 36, planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork. The feature of planning being referred to the above statement. तो देखिए यही काफी है, हर एक क्वेश्चन में देखिए हिंट आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, कोई गेस वर्क नहीं चलेगा। लॉजिकल विच इज रिलेटेड विद व्हाट? मेंटल। सिस्टमैटिकली अगर सोचे तो लॉजिक इज व्हाट? रिलेटेड विद मेंटल। और थिंकिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग रिक्वायर्स यूज ऑफ माइंड, जिनमें माइंड की जरूरत पड़ रही है। तो माइंड की जरूरत पड़ रही है तो इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज सिंपली। क्लियर? सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। Question number 37. Silicon Limited has appointed the former consulting executive of Sri Shanti Limited, Shakti Limited, sorry, Rajan Bhala as its vice president. What will the basic task? तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि सिलिकॉन लिमिटेड जो है उन्होंने अपॉइंट किया फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। किसको अपॉइंट किया? एज एन कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव। तो ये कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव कौन है? ये टॉप लेवल का एम्प्लॉय है, टॉप लेवल का एक सुपीरियर है। क्लियर?
तो राजन भाल को एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। तो वाइस प्रेसिडेंट ये भी एक टॉप लेवल है, तो टॉप लेवल की पोस्ट पर इसको अपॉइंट किया, तो इसका बेसिक टास्क क्या होगा? तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए है? क्यों? अब पढ़िए, मैंने कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिनमें फंक्शंस ऑफ वेरियस लेवल्स का हमने पार्ट किया था, तो मैं ऑलरेडी ये एक वीडियो बना चुकी हूँ जिनमें हमने फंक्शंस को अच्छे से डिस्कस किया है इसी 15 दिन के एमसीक्यूज में। तो इसी 15 दिन के एमसीक्यूज में हमने फंक्शंस तीन डिपार्टमेंट के, सॉरी ये 4 बॉक्स बन गए, इग्नोर कीजिए एक बॉक्स को। तो तीन डिपार्टमेंट, जो होते हैं हमारे टॉप लेवल्स होते हैं, टॉप मिडिल एंड लोअर, इनके फंक्शंस हम विद अ पिक्चर हम कर चुके हैं। वीडियो देखेंगे तो मिल जाएंगे, प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो क्या है कि इसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है डाइवर्स एलिमेंट्स और उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनकी एक्टिविटीज को ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो लिंक रखते हैं, उनकी जो अलग अलग एलिमेंट्स है उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनकी एक्टिविटीज को। ये उसका मेन फंक्शन होता है, बेसिक टास्क होता है, ना कि उसका ये टास्क होता है टू कैरी आउट द प्लान फॉर्मेटेड बाय द टॉप मैनेजर, क्योंकि खुद ही एक टॉप मैनेजर है तो उनके प्लान को वो थोड़ी ना आगे फॉर्मुलेट करेगा, उनको तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल करेंगे। टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, वो तो मिडिल लेवल का काम होता है। हेल्प टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, वो भी लोअर लेवल का काम होता है। तो ये सारे काम मिडिल और लोअर के हैं, ना कि टॉप के। तो टॉप लेवल का यही काम है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 38, the marketing management philosophy which is based on the premises that any activity which satisfy human needs but does not pay attention to the ethical and ecological aspect of marketing cannot be justified is known as। तो देखिए आंसर इज सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। क्यों है ये? बिकॉज यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में विच इज बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस दैट एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो सेटिस्फाई करे ह्यूमन नीड्स को बट डज नॉट पे अटेंशन टू द एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग कैनॉट बी जस्टिफाइड। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? ह्यूमन नीड्स को, वांट्स को, ना कि एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग को। तो ऐसा सिर्फ एक ही कंसेप्ट में बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ह्यूमन वेलफेयर शुड बी गिवन प्रायोरिटी बिफोर प्रॉफिट्स और सेटिस्फाइंग द वांट्स। सो बिफोर प्रॉफिट्स के पहले ह्यूमन वांट्स को और सेटिस्फाई किया जाता है, ना कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं उन पर। क्लियर? सो प्रॉफिट्स के पहले ह्यूमन वेलफेयर को रखा जाता है, वो भी यही चीज बोल रहे हैं। क्लियर? तो इसमें यही होता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। Ravi joined at marketing firm as a sales manager. On his first day in the company during the orientation program, the CEO of the company told Ravi that he will have to simultaneously perform the functions of management, planning, organizing, staffing, directing, controlling all the time। ये मैंने इसका हाईलाइट क्यों किया इतना? तो इसका रीजन तो होगा ना, हाईलाइट कर दिया तो। सो रीजन इज बिहाइंड कि क्या है कि हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट स्केच है मैनेजमेंट का वाज द सीईओ रेफरिंग टू, क्योंकि ऑल द टाइम जो ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म जब किए जाते हैं तो दिस विल रेफर्स टू कॉन्टिन्यूस। एक वर्ड है ना कॉन्टिन्यूस चलेगा, मतलब ये कॉन्टिन्यूस चलेंगे, ऑल द टाइम मतलब कॉन्टिन्यूस चलेंगे। तो कॉन्टिन्यूस चलेंगे तो मैनेजमेंट किसको, ये कौन से फीचर को, करेक्टर स्केच को रेफर कर रहा है? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस सिंपली बिकॉज मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एज इट इज कंसर्न विद कॉन्टिन्यूस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्विंग देम एंड टेकिंग एडिक्वेट स्टेप्स, परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। सो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, बाकी के करेंगे कल और 20 क्वेश्चन करके कर लेंगे वीडियो को कंप्लीट और 15 दिन के टारगेट को भी कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 40, अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ which requires a practiced doctor or lawyer to possess valid degree, now where
now where in the world it is mandatory for a manager to possess any such profession degree. Identify the correct sketches of profession being discussed above which is not being strictly met by the management. तो देखिए यहाँ पर क्या है, करेक्ट स्केच बताना है प्रोफेशन का जो डिस्कस कर रहा है इन लाइंस के बीच, विच इज नॉट बीइंग स्ट्रिक्टली मेट बाय द मैनेजमेंट, जो कि स्ट्रिक्टली मैनेज ही नहीं कर पा रहा मैनेजमेंट, तो ये बताना है। तो अब इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो वो बोल रहे हैं जैसे कि मेडिसिन और लॉ का एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में जो एक उनको डिग्री प्रैक्टिस रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर टू पोजेस अ वैलिड डिग्री चाहिए। नोवेयर इन द वर्ल्ड इज दिस मैंडेटरी, कहीं पर भी ये मैंडेटरी नहीं है फॉर अ मैनेजर टू पोजेस एनी सच प्रोफेशनल डिग्री। बोले कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है मैनेजर को प्रोफेशनल डिग्री होना। तो ये किस करेक्टरिस्टिक्स को दे रहा है, ये कौन सा होना चाहिए, which is not being strictly met by the management, तो ये दे रहा है restricted entry को, क्योंकि restricted entry कहता है to be a manager person और individual needs a management degree, management degree होना जरूरी है। restricted entry हो गई, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी अंदर। तो ये restricted entry किस वजह से हो गई, उसकी डिग्री की वजह से। तो अगर डिग्री नहीं है तो नो एंट्री। तो most of the companies are trying to appoint a person as a manager who is having management degree। तो इसी करेक्ट स्केच को ये दे रहा है, डिस्कस कर रहा है ऊपर। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन बी। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए। अगर कोई डाउट है तब भी कमेंट कर जरूर बताइए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।